इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है 854वां यानी कि 854th हिंदी सेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, IFPH निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 8:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 हमारा इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। और अभी फिलहाल में IFPH को 5 साल हो गए हैं ये दैनिक वेबिनार आयोजित करते हुए। इसी उपलक्ष्य में हम 5 years कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं कोचीन केरला में, जहाँ पे होटल ताज विवांता में ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, जहाँ पे अलग अलग होम्योपैथी जगत से अलग अलग डिग्निटरीज इनवाइटेड हैं और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे रजिस्टर कराएं। इसका लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में टाइप कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स वहां पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो आज के सेशन की बात करते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर पाटिल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इनका एक मैं इंट्रो देना चाहूंगी। ये BHMS है और MD है इन रिपर्टरी एंड केस टेकिंग फ्रॉम MUHS नासिक, डिप्लोमा इन योगा SRT यूनिवर्सिटी से, MA साइकोलॉजी। इनको 4 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। ये मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं MUHS नासिक में भी। और आयुष सिस्टम द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव में अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी उन्होंने काम किया है। अभी फिलहाल ये एसोसिएट प्रोफेसर है इन डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी एट PD जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वकील कॉलोनी, पारभानी, महाराष्ट्र में। तो आज का जो डॉक्टर पाटिल का टॉपिक है वो है कैसे हम ये जो केस टेकिंग में जो चाइल्ड, एक मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ। समग्र यानी कि केस टेकिंग लेने के लिए बाल विकास सिद्धांतों की समझ, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। केस टेकिंग में बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज में आप कैसे केस ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल क्या एस्पेक्ट हमें यूज करना चाहिए, उसके ऊपर डॉक्टर प्रतिभा अपना सेशन स्टार्ट करेंगी। तो डॉक्टर प्रतिभा बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर में दिक्कत आ रहा है। शेयर का मैम ऑप्शन होगा आपके पास, शेयर को क्लिक करिए नीचे। एक सेकेंड। आप लैपटॉप से कर रही हैं या फोन से कर रहे हैं मैम? जी नहीं, मैं फोन से ही कर रही हूँ। ओके, फोन से थोड़ा ना कई बार दिक्कत आती है एक्चुअली। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप ट्राई करिए। नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। मैम आ रहा है नीचे? मैं थोड़ा लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेती हूँ जूम मीटिंग। श्योर श्योर, बिल्कुल। ओके, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? यस, बिल्कुल विजिबल है। ओके, थैंक यू। ओके सो सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हम लोग बात करने वाले हैं जो चाइल्ड मैम आप अपना सॉरी, आप अपना फोन थोड़ा टिल्ट कर लीजिए क्योंकि आपकी पिक्चर ना इट्स कमिंग लाइक हॉरिज, मतलब जैसे वर्टिकल आनी चाहिए वो लंबाई में आ रही है। आप अच्छा या तो अच्छा। फोन रोटेट करके देखिए। हाँ जी। ओके, अभी? यस, नहीं नहीं, अभी भी वैसे ही है। नाउ इट्स ओके, यस अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ, हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, लेकिन अभी वो ज्यादा ऊपर जा रही है क्या? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सीधा है अभी। आप अपना ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। ओके, हाँ ठीक है। जी। सो चाइल्ड डेवलपमेंटल थियरीज जो है उनके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। चाइल्ड हम्म। डेवलपमेंट थियरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आप स्लाइड में वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग थियरीज जो है उनको रखा था साइकोलॉजी में, जिससे उन्होंने मनोविज्ञान जो है उसके बारे में जाना। जैसे हम लोग होम्योपैथी में भी अगर देखा जाए
तो होम्योपैथी में जिस तरह से हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कीनोट कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स। तो कीनोट कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स अगर आपको लेना है, देन इट इज हाईली इसेंशियल कि आपको ये पता हो कि इसमें नॉर्मल क्या है और इसमें एबनॉर्मल क्या है। तो जब हम लोग केस टेकिंग लेते हैं, तब नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है, अगर ये हमको पता होगा बच्चों में, तो फिर हमको पता चलेगा कि कौन सी एज के लिए क्या चीजें नॉर्मल होती है और कौन सी चीजें एबनॉर्मल होती है। यही हम लोग जानने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरीज, और उसका होम्योपैथी से क्या रिलेशन आता है उसके बारे में। जैसे ग्रोथ थ्योरीज के बारे में मैंने बात की कि वेरियस एस्पेक्ट्स जो है वो इसमें मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको मिलती है, तो सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज हमें बताती हैं। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी में जो इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने वाला है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमको बताता है कि बच्चे अगर किसी एक तरह से बिहेव करते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा उनका बिहेवियर क्यों है। एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल के, अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो बहुत ही क्लिंगी है, अपनी मम्मा या अपनी माता जो है उनसे हमेशा चिपका लगा रहता है, तो हो सकता है कि उसमें सेपरेशन की एंजाइटी हो, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हमेशा मदर से क्लिंगीनेस की तरह चिटका रहता है या चिपका रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज हमको समझ में आ जाए कि बच्चों में ये डर कौन से टाइम जोन में होता है, तब हमको समझ में आएगा कि ये सिम्टम को हम लोग कब नॉर्मल लेंगे और कब उसको एबनॉर्मल लेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे सेल्फ आइडेंटिटी का समझना या फिर कोई रोल मॉडल का हमने समझ लेना, ये वाला टीन एज में होने वाली मेंटल डेवलपमेंट होती है। तो टीन एज में जैसे ही बच्चे आते हैं, उनमें या तो आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उनको रोल मॉडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो या वो रोल मॉडल डिसाइड करते हैं या अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। तो अगर ये टाइम जोन में कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो इन सिम्टम्स को एज अ नॉर्मल डेवलपमेंटल कंसीडर करना है, या फिर इसको एज अ एबनॉर्मल कंसीडर करना है। ये हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज जो है, इनसे समझने के लिए हमको मदद होती है। जब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ कि ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में, तो एग्जैक्टली समझना भी इसेंशियल है कि ग्रोथ मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। ये दोनों भी चीजें अलग अलग है। ग्रोथ एक अलग चीज है। ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंज होना। फिजिकल चेंज यानी ये एक आउटर चेंज है जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट मेजर की जा सकती है, आपका वेट मेजर किया जा सकता है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मेजर किया जा सकता है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ग्रोथ में आती है, लेकिन ये एक मैच्योरेशन लेवल पे आके स्टॉप हो जाता है। सो ग्रोथ जो है वो एक मैच्योरेशन के लेवल पे आके स्टॉप होगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चेंज होता है, और ये जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह पे नहीं है। ये फिजिकल चेंज भी रहेगा, ये मेंटल चेंज भी रहेगा, ये सोशल चेंज भी रहेगा, ये इमोशनल चेंज भी रहेगा। और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। इसलिए ग्रोथ ये अलग है और डेवलपमेंट ये अलग है। तो अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी, उसमें हमने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज को पढ़ना हमारे लिए क्यों इसेंशियल है, उनका रोल होम्योपैथी में हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा, हमने बात की कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कुछ टर्म्स है जिनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये टर्म्स समझने के बाद ग्रोथ, ये जो हमारा आगे का पोस्चर है वो भी हमको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो इन टर्म्स में पहला जो टर्म आता है वो होता है कॉग्निशन का। our first term is cognition. Cognition का मतलब क्या होता है? Cognition, it is a mental processes.
अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस जिनका यूज किया जाता है नॉलेज को गेन करने के लिए। तो नॉलेज गेन करने के लिए जो यूज होते हैं प्रोसेस, उनको सबको मिला के कॉग्निशन, ये एक बड़ा वाला प्रोसेस बन जाता है। तो इसमें छोटी-छोटी चीज़ें क्या आती है, एक आता है थिंकिंग, जैसे आप कोई चीज़ के बारे में सोचना। दूसरा आता है नोइंग, नोइंग यानी आपको कोई चीज़ पता चलना। थर्ड आता है रिमेम्बरिंग, यानी किसी चीज को आपने याद रखा है, और जो भी आपने सोचा, जो भी आपने समझा, जो भी आपने याद रखा, इन सारी चीजों को यूज करके अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आते हो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निशन का प्रोसेस। तो कॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट लाइफ टाइम चलने वाला डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो एवरी इंडिविजुअल में आता रहता है। दूसरा एक टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है स्केमा। स्केमा का मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज यानी हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। स्केमा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, और इस बच्चे को आपने कोई एक येलो कलर का आम जो है वो आपने इसको खाने के लिए दे दिया। तो जब बच्चा येलो कलर का आम खाता है, तो उस बच्चे के अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है जो कहती है कि हर येलो दिखने वाली चीज जो है वो टेस्टी होती है। सो ये स्केमा यानी कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसने वहां पे जगह बना ली है। सो दिस इन फिटिंग, कोई भी एक इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, किसी भी एक नॉलेज का स्ट्रक्चर उसके माइंड में फिक्स हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं स्केमा। दूसरा जो टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है प्रीवियसली आपके पास स्केमा में कुछ एक इंफॉर्मेशन सेव हो गया था, स्केमा ने कुछ इंफॉर्मेशन को बना के रखा था। अब एसिमुलेशन में क्या हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग कोई इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करके नई वाली इंफॉर्मेशन ने उसका जगह ले लेना। जैसे हम लोग, जो बच्चा था जिसको हमने एक येलो कलर का आम खाने के लिए दिया, वो आम खाने के बाद बच्चे को ऐसा लगा कि येलो कलर की जो भी चीज होती है वो टेस्टी होती है। अब हमने उसके ही जगह पे येलो कैप्सिकम उसको दे दिया। येलो कैप्सिकम खाने के लिए देने के बाद उसका टेस्ट उसको बहुत ही गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब दिमाग में एक नई इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हर येलो दिखने वाली चीज टेस्टी नहीं होती है। पहले स्केमा था, स्केमा तक का जो इंफॉर्मेशन स्टोर था उसमें था कि हर येलो दिखने वाली चीज मीठी होती है। नेक्स्ट जब एसिमुलेशन आ गया, तब नेक्स्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया कि हर येलो दिखने वाली चीज जो है वो टेस्टी नहीं होती है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन है जिसने जिसने जब अपनी जगह जो है वो बना ली। थर्ड जो टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो रहेगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है अल्टरिंग, चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्केमा। यानी जैसा हमने बोला, पहले वाला एक स्केमा था दिमाग में, उसके बाद दूसरा वाला एसिमुलेशन हो गया। अब ये दोनों ही चीजों को जब बच्चा अपने अंदर ग्राह्य कर लेता है, तब ये बन जाता है अकोमोडेशन। अब बच्चे को पता है कि येलो दिखने वाला ये चीज आम है, और येलो दिखने वाला दूसरा ये चीज जो है वो कैप्सिकम है। तो ये दो अलग अलग नाम उसने उसको दे दिए। तो अब उसके दिमाग में ये दोनों पिक्चर्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इन दिस वे डेवलपमेंटल थियरीज जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिए, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि डेवलपमेंट जो है बच्चों में वो किस तरह से होता है, यानी मानसिक रूप में किस तरह से होता है। जैसे एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम लोग छोटे बच्चों के साथ खेलते वक्त जैसे कोई भी टॉय होगा, तो हम टॉय को कहीं पे हाइड कर लेते हैं, कहीं पे छुपा देते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि वो टॉय जो है वो गायब हो गया है, या फिर वापस से उस टॉय को लेके आना। तो जब आप टॉय को छुपाते हो तब इंफॉर्मेशन ये चला जाता है कि वो चीज
अब नष्ट हो चुकी है, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो वापस आ जाती है, वैसे ही रिस्टोर एक और चीज़ हो जाती है कि नहीं, कोई चीज़ अगर जाती है तो वो वापस भी आ जाती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती रहती है, और इसका एक प्रोसेस होता है, इसी को डेवलपमेंटल थियरीज ने यूज किया है। वी विल गो वन बाय वन, कुछ थियरीज जो है उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उनमें से पहला जो थ्योरी के बारे में मैं बात करूंगी, वो है जीन पैगेट, जो है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी। जीन पैगेट जो है, उनका मेन आइडिया ये था कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी उनका ये मानना था कि बच्चे जितना भी कुछ सीखते हैं या जो भी कुछ समझते हैं, वो उसका जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से समझते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट से कुछ दिक्कतें आती हैं, तब जाके उनके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आ जाएगा, और जिसकी वजह से कुछ सर्टेन कंडीशंस जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे जीन पैजेट जो है, उन्होंने कुछ जो स्टेजेस बताए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी उसके, सिर्फ ऊपरी तौर पे हम लोग जानेंगे कि जो स्टेजेस बोले गए हैं, उनमें फर्स्ट स्टेज रहा सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेके 2 साल के बच्चों तक रहा। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो मेन आइडिया है उनका, कि बच्चे जो है वो उनके सराउंडिंग से नॉलेज जो है उसको गेन करते हैं, उसका रिलेवेंट हमारे होम्योपैथी में कहाँ पे आएगा, कि अगर मान लो इस प्रॉब्लम में, मतलब सराउंडिंग में अगर कुछ दिक्कत आती है, और उसकी वजह से अगर मेंटल डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कोई भी चीज समझ लेना। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें अगर कुछ दिक्कत आती है, इमोशनल मैच्योरिटी में दिक्कत कहीं पे कुछ आती है, तो हम लोग जीन पैकेज जो है उनकी थ्योरी जो है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, और वहां से हमको पता चलेगा कि कौन से वाले डिजीज, ये जो सिम्टम्स है वो हमारे एग्जैक्टली किस एज में से हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा जो स्टेज है, वो है, दूसरा जो थ्योरी है, वो है एरिक एरिसन, इनका थ्योरी, जो है साइको सोशल डेवलपमेंट पे। पहले वाला जीन पैकेज जो है, उन्होंने बोला था कि जो भी बच्चा सीखता है वो सराउंडिंग से सीखता है। तो यहाँ पे एरिक एरिसन जो है, उन्होंने भी सेम इसका मेन आइडिया यही दिया कि ईच स्टेज हैज साइको सोशल कन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व। जहाँ पे उन्होंने बात की कि बच्चा हर चीज जो है वो सराउंडिंग से सीखता है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि सराउंडिंग और बच्चा, इनमें कई बार कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इन कन्फ्लिक्ट का अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर ये रिजॉल्व नहीं हुए, तो फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसके स्टेजेस जो है वो है इस तरह से, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। दीज आर सर्टन स्टेजेस जो एरिक एरिसन के मेथड में हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसका रिलीवेंस होम्योपैथी में कहाँ पे आता है, कि जैसा हमने बात की कि अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स है और वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे इमोशनल बिहेवियर पे नजर आ जाता है। तो इमोशनल और सोशल बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, और बहुत सारे फियर और इनसिक्योरिटीज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फियर्स और इनसिक्योरिटीज वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तब साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले जीन पैकेट्स की थ्योरी, जिसमें हमने बात की कि सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस रहता है पर्सनालिटी के ऊपर।
तो एरिक एरिक्सन के मेथड में हमने जाना कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं होते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं, फियर एंड इनसिक्योरिटीज बहुत सारे होने के चांसेस हो सकते हैं, और साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स जो है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। थर्ड थ्योरी की हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड जो है, इनकी जो थ्योरी है, ये एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरी रही, लेकिन हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक साइकोलॉजी का एस्पेक्ट आता है, ये वाली थ्योरी जो है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारा रहा, क्रिटिसिज्म बहुत सारा रहा। साइको साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, ऐसे इनके डेवलपमेंटल थ्योरी का नाम है। इसका मेन आइडिया जो है वो उन्होंने ये दिया था कि पर्सनालिटीज जो है वो शेप लेते हैं बाय मैनेजिंग द इंस्टिंक्चुअल ड्राइव। जो भी इंस्टिंक्चुअल ड्राइव आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि पर्सनालिटी किस तरह का शेप लेगी। तो ये पर्सनालिटी शेप के बारे में इन्होंने बोला है। इसके की स्टेजेस की अगर हम लोग बात करें, तो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज, ऐसे इनके स्टेजेस होते हैं। इसका होम्योपैथी में रिलेवेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रिलेवेंस में हमको देखने को मिलता है कि जहां कहीं पे भी अर्ली ट्रॉमा आपको नजर आएगा, सर्टन हैबिट्स, जैसे कुछ बच्चों में हमको थंब सकिंग का हैबिट नजर आता है, कुछ बच्चों में एन्यूरिसिस का हैबिट जो है वो नजर आता है, या फिर इमोशनल ब्लॉक्स कई बार नजर आते हैं। तो जहां कहीं पे भी हमको ऐसा नजर आता है कि इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा अर्ली लाइफ ट्रोमास नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स है जो अब तक, मतलब बच्चा मैच्योर हो चुका है लेकिन फिर भी सर्टेन हैबिट्स जो है वो छूट नहीं पा रहे हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोग ये वाली जो हैबिट्स है, ये वाली जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं, इनको समझने के लिए सिगमंड फ्रॉइड जो है, उनका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थेरीज है, उसको हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है, वो थ्योरी है जॉन बॉलवाय, इनकी अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब होम्योपैथिकली अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट थ्योरी जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप्स जो है उनसे कोरिलेट होता है। इसका मेन आइडिया होता है कि सिक्योर अटैचमेंट अगर मिलता है अर्ली ईयर्स में, तो बच्चा जो है वो हेल्दियर इमोशनल रेगुलेशन में चला जाता है। और अगर ऐसा होता है कि जब बच्चा है, उसका एज चाइल्ड एज, चिल्ड्रन वाले एज में है, और अगर उसको सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिला, इनसिक्योरिटीज अगर उसके अंदर रहे, तो उससे बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इस मेन आइडिया को कंसीडर करते हैं, तो हमको देखने को मिलेगा कि होम्योपैथी में सर्टेन रूब्रिक्स जैसे हम लोग देखते हैं, उसमें मिलेगा क्लिंगीनेस जो है वो रहेगा, सेपरेशन एंजाइटी जो है वो ऐसे लोगों में रहेगी, इमोशनल डिस्टरबेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो जॉन की अटैचमेंट थ्योरी है, वो जॉन के अटैचमेंट थ्योरी में आपको इस तरह के रूब्रिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्लिंगीनेस है, सेपरेशन एंजाइटी है, या इमोशनल डिस्टरबेंसेस वगैरह है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरी की, तो वो है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। जैसे हमने अब तक के जो थेरीज देखे, उनमें नेक्स्ट जो थेरी आती है वो होती है सोशियो कल्चरल थेरी। तो सोशियो कल्चरल थेरी भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज को प्रमोट करती है, यानी इसका मेन आइडिया है कि सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर जो है, जो भी आपका कल्चर है, वो शेप देता है कॉग्निटिव ग्रोथ को। वाइगोस्की का कहना ये था
कि जो भी आपका सोशल इंटरैक्शन है या जो भी आपका कल्चर है, वो आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ किस तरह से होगी, यानी आपका थिंकिंग कैसे होगा, यानी आपका नोइंग कैसे होगा, यानी आपका जो रिमेम्बरिंग है वो कैसे होगा, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑन योर कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल के, अगर हमारे मतलब इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे और कोई हमको पूछेगा कि कोई एक XYZ लेडी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब हमारे यहाँ पे ये वर्ड आता है कि कोई XYZ लेडी है और वो बहुत ही खूबसूरत है, तो खूबसूरत का मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग उसको साड़ी में इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनरी पिक्चर हमारे सामने आ जाता है, जो कि रहेगा एक साड़ी में है, लंबे बाल है, माथे पे बिंदी वगैरह लगाया है, या इस तरह से कुछ ड्रेसिंग वगैरह है। लेकिन वही अगर हम लोग देखेंगे यूरोपियन कंट्री में, तो वहां पे हो सकता है कोई एक लेडी, जिसको अगर वो सुंदर लेडी, ब्यूटीफुल लेडी का अगर बोल रहे हैं, तो वहां पे वो लेडी 50 ईयर की भी होगी, लेकिन उसने स्कर्ट पहना होगा या ड्रेसिंग स्टाइल उसका कुछ अलग होगा। हमारे यहाँ पे जो साड़ी है वहां पे कुछ और ड्रेस होगा। तो इस तरह से जिस कल्चर से हम लोगों का अपब्रिंगिंग होता है, जिस कल्चर से हम लोग उभर कर आते हैं, वो कल्चर हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है। ऐसे वाइगोस्की जो है उनका कहना था। तो इसीलिए हमारा जो भी केस टेकिंग होता है या जो भी हमारा केस टेकिंग चलेगा, उसमें आप किस सोशियो कल्चरल से बिलोंग करते हो और किस तरह से आपका अपब्रिंगिंग उस कंडीशन में हो रहा है, वो डिफाइन करता है आपका कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। सो इसका रेलेवेंस होम्योपैथी में किस तरह से आएगा, तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, स्टेजेस की हम लोग बात करेंगे। इसके स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे रहेगा। रिलेवेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी होम्योपैथी में कहाँ पे इसका रिलेवेंस होता है, तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल डिले एंड हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द लर्निंग। तो इसका स्ट्रांगली इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंटल डिले होता है, जो भी डेवलपमेंट्स है उनका अगर डिले होता है तो उसके ऊपर, या फिर आपको नजर आएगा वो हाउ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। तो जो भी एनवायरमेंट है वो आपके लर्निंग के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है, वो आपको वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसके ऊपर से पता चलेगा। तो हमने ये सर्टन थेरीज जो है उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। मैं वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से थेरीज के बारे में हमने जाना। हमने जीन पैगेट्स की थेरी जानी, जो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थेरी। दूसरा, हमने एरिक एरिसन की थेरी जानी, जो थी साइको सोशियल डेवलपमेंटल थेरी। देन फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरी के बारे में जो बात किया वो था सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी थी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। देन फिर हमने नेक्स्ट जो बात की वो थी जॉन बॉवेल बाय की अटैचमेंट थ्योरी। देन हमने बात की वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज जो है वो हमारे केस टेकिंग के ऊपर, किस तरह से हमारा पेडियाट्रिक केस टेकिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अभी नेक्स्ट इसमें। तो हम लोग इसका रोल जो है वो पेडियाट्रिक केस टेकिंग में किस तरह से रहेगा। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज जो है वो आपको नॉर्मल वर्सेस डीलेड डेवलपमेंट जो है इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन सी जो एक थ्योरी है उसका टाइम ड्यूरेशन, उसके कौन से स्टेजेस होते हैं और उसका एज जो है वो कौन से इसमें रहेगा। अब आप जब केस टेकिंग ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एज के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी हमको अब पता होगा कि नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है और एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हमको नजर आ रहे हैं वो क्या है। सो
इस तरह से हेल्प होगी। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे। एग्जाम्पल के अगर मान लो कोई एक 5 साल का बच्चा है, जो जीन पैगेट्स की जो थ्योरी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 5 साल का बच्चा यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये आ जाता है जीन पैगेट के थ्योरी के अनुसार। तो अगर मान लो उसको विविड फैंटेसीज है, तो यहाँ पे हमको ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में हेल्प करता है, जैसे मेडोराइनम है या फिर स्ट्रैमोनियम, इसका रेमेडी हो सकता है, जहाँ पे रेमेडीज के फैंटेसीज जो है वो बहुत ही ज्यादा विविड काइंड ऑफ फैंटेसीज हैं। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम लोग बात करें, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है जीन पैकेट्स का, उसमें क्या होता है, बच्चे को ऐसे लगता है कि जो भी चीज वो देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी उसका टॉय है, उसको हम लोग एनिमेशन भी बोलेंगे, एनिमेटेड भी बोलेंगे। इन लोगों में ऐसे होता है कि जो भी उनका टॉय है या जो भी कुछ है, कोई ऐसी नॉन लिविंग भी अगर कोई थिंग है, तो ये समझ लेते हैं उसको कि ये लिविंग है। तो वो सारी चीजें उनको विविड नजर आती हैं। दैट्स व्हाई विविड फैंटेसीज जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत ही कॉमन है। तो अगर हमारे पास कोई एक बच्चा आ जाता है और वो अगर हमको बताता है कि ही इज हैविंग और शी इज हैविंग दिस काइंड ऑफ विविड फैंटेसीज, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये टाइम जोन में, ये एज ग्रुप में, ये जो फैंटेसीज है वो सारे फैंटेसीज नॉर्मल ही रहेंगे। जैसे दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, डिलेड या फिर रिग्रेशन अगर है, तो ऐसे वाले रिग्रेशन इन माइलस्टोन्स अगर है, तो ऐसे वाले रेमेडीज में हम लोगों को मिलेगा बराइटा काव। फॉर एग्जांपल बराइटा काव में इमैच्योर बिहेवियर आपको नजर आएगा, शाइनेस आपको नजर आएगा, या फिर कलकेरिया काव जो है उसमें स्लो वॉकिंग एंड टॉकिंग जो है वो नजर आएगा। तो ये जो है ये डेवलपमेंटल डिले वाले रेमेडीज आ जाते हैं। डेवलपमेंटल डिले जहाँ पे कलकेरिया काब है, बराइटा काब है, ये ऐसे। तो डेवलपमेंटल डिले यहाँ पे एग्जैक्टली और फिर सिम्टम्स भी आप उससे मैच कर सकते हैं। दूसरा, अब ये हमने जाना कि पेडेटिक केस टेकिंग में ये किस तरह से हमको हेल्प करता है। जो भी हमने थियरीज को जाना, वो सारे थियरीज जो है वो पेडेटिक केस टेकिंग में हमको किस तरह से हेल्प करते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारे डेवलपमेंटल थियरीज है वो हमको सिम्टम का ओरिजिन जानने के लिए किस तरह से हेल्प करते हैं। दूसरा जो इसका यूजफुलनेस होता है डेवलपमेंटल थियरीज का इन होम्योपैथिक केस टेकिंग, वो होता है अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ सिम्टम्स। तो सिम्टम का ओरिजिन समझने के लिए ये हमको हेल्प करते हैं। सिम्टम का ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल साइकोसोशियल स्ट्रेस है, जैसे एरिक्सन का जो मेथड है उसमें साइकोसोशियल स्ट्रेस अगर है, तो चाइल्ड अगर उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी स्ट्रगल कर रहा है, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी ये वाला स्टेज में अगर वो स्ट्रगल हो रहा है उसका, या उसमें उसको दिक्कत है, तो ऐसे वाले बच्चे में चांसेस होते हैं कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता रहेगा। ऐसे बच्चे में इमोशनल सपरेशन होता रहेगा। तो इमोशनल सपरेशन होगा उसका, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स लेके आएगा। और ये वाला जो स्टेज है वो आपको साइकोसोशियल स्ट्रेस, इरिक्सन का मेथड जो है, इरिक्सन का जो डेवलपमेंटल थियरीज है वहां से मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग इग्नेशिया या सिलिशिया जैसे रेमेडीज जो है उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा, अटैचमेंट इश्यूज, जैसे मैंने बात की थी बोवेल बाय थेरीज जो है उनके बारे में। बोवेल बाय थेरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें अटैचमेंट इश्यूज अगर है, यानी जब बच्चा छोटा होता है तब अगर उसको
जिस तरह से सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जिस तरह से मदर का अफेक्शन मिलना चाहिए, जो लव केयर मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलती है, तो ऐसे वाले बच्चे आगे जाके बहुत ही ज़्यादा क्लिंगीनेस जो है वो इनमें आ जाता है। और ये क्लिंगीनेस जो है वो सिर्फ़ यहाँ पे ही नहीं रहता है, वो इवन अडल्ट लाइफ़ तक भी अगर ये इश्यूज़ यहीं पे रिज़ॉल्व नहीं होते, तो इवन वी कैन सी these kind of effects in adult case taking also. इनसिक्योर चिल्ड्रंस देखने को मिलेंगे। इनसिक्योर चिल्ड्रंस में अक्सर आपको क्रॉनिक कफ, डायरिया व्हेन सेपरेटेड जैसे सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। पल्सेटिला, फास्फोरस जैसे रेमेडीज में ऐसे वाले सिम्पटम्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड मिलेंगे फ्रॉम अटैचमेंट इश्यूज। तो अटैचमेंट इश्यू अगर है तो इसमें आप इन रेमेडीज के बारे में सोच सकते हो, जैसे पल्सेटिला है, फास्फोरस है, नाइट्रामूर वगैरह है। तो ये आपको मिलेंगे अटैचमेंट इश्यूज से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं जो भी माइंड बॉडी कनेक्शन जो इसका रहेगा उसके बारे में, मतलब पहले हमने देखा कि केस टेकिंग, पेडियाट्रिक केस टेकिंग जो है उसमें इसका रोल किस तरह से रहेगा। दूसरा हमने बात की कि सिम्टम का ओरिजिन जो है उसको जानने के लिए हमको किस तरह से मदद मिलेगी, ये इन सारे थियरीज की। तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में, यानी माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो किस तरह से होगा। तो होम्योपैथी जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करता है ऑन मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स जो है उनको हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं विद द डेवलपमेंटल थियरीज। जो भी साइकोलॉजी में डेवलपमेंटल थियरीज दिए हैं वो सारे के सारे मेंटल जनरल्स जो हैं उनको कवर करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो जैसे फियर ऑफ डार्कनेस एंड नाइटमेयर्स जो है वो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो रेमेडीज है वो स्ट्रैमोमियम वगैरह हो सकता है, जिसमें हमने थोड़ी टाइम पहले बात की थी कि विविड ड्रीम्स जो है, या सॉरी विविड फैंटेसीज जो है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो विविड फैंटेसीज है, फियर ऑफ डार्कनेस है, नाइटमेयर्स है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें ये सबसे कॉमन देखा जाएगा, और इसके लिए हमारी रेमेडी हो सकती है स्ट्रैमोमियम जैसी रेमेडी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सेसिव ऑब्स्टिनसी इन ऑटोनॉमी स्टेज। तो ऑटोनॉमी स्टेज में बच्चों में थोड़ा सा ऑब्स्टिनेंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑटोनॉमी स्टेज में अगर ऑब्स्टिनेंस आ रहा है तो ऐसे वाले केस में हम लोग जिन रेमेडीज के बारे में सोच सकते हैं वो है चामोमिला एंड सल्फर वगैरह। चामोमिला, सल्फर, ये रेमेडीज हम लोग ऑब्स्टिनेंसी से रिलेटेड सोच सकते हैं इन ऑटोनॉमी स्टेज में। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे चाइल्ड एज जो है वो कितना है, क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन एंड सपोर्ट, जो चाइल्ड डेवलपमेंटल थियरीज जो है वो हेल्प करते हैं प्रिवेंशन एंड सपोर्ट में भी। प्रिवेंशन एंड सपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो गाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के लिए। अभी जितना भी हमने थेरीज के बारे में बात की, जिन भी थेरीज के बारे में बात की, उसके बाद सिम्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है उसके लिए ये हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग जो है वो करने के लिए, या क्रॉनिक टेंडेंसीज जो है उनको समझने के लिए, ये जो थियरीज है साइको सोशल डेवलपमेंटल थियरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ऑब्जर्विंग टेम्परामेंट एंड ग्रोथ पैटर्न, जो भी आप टेम्परामेंट है उसको ऑब्जर्व करते हो, या फिर ग्रोथ पैटर्न जो हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हो, तो भी हमको अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो प्रिवेंशन एंड सपोर्ट में भी चाइल्ड डेवलपमेंटल थियरीज जो है इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहेगा। मैं वापस से रिपीट करती हूँ जिन चीजों के बारे में हमने बात की। हमने बात की है कि अलग अलग थियरीज जो है उनके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की है कि ये जो डेवलपमेंटल थियरीज हैं
ये डेवलपमेंटल थियरीज केस टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स में किस तरह से मददगार हो सकती हैं। फिर हमने बात की है कि ये जो डेवलपमेंटल थियरीज है वो किसी भी सिम्टम का ओरिजिन जानने के लिए हमको किस तरह से मदद करती हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन में किस तरह से इनका हेल्प होता है। एंड लास्टली जैसे हमने बात की कि प्रिवेंशन एंड सपोर्ट जो है उसमें ये डेवलपमेंटल थियरीज जो है वो किस तरह से मदद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाउ द हाउ टू इंटीग्रेट विथ होम्योपैथी। ये जो नॉलेज हमने अभी लिया इसको हम लोग होम्योपैथी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग केस टेकिंग आपको डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा चल रहा है इसको असेस करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंटल स्टेज को असेस कर लीजिए। देन कंपेयर द सिम्टम विथ एक्सपेक्टेड माइलस्टोन। जो भी माइलस्टोन लगता है उसके साथ इन सिम्टम्स को कंपेयर करके देखिए। आइडेंटिफाई कोई कंफ्लिक्ट, इमोशनल कंफ्लिक्ट है या फिर थियरी स्टेज में कुछ आता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन रेमेडी कंसिडरिंग बोथ। जो भी रेमेडी आपका कंसिडर करोगे आप, वो रेमेडी दोनों को कवर करने वाला चाहिए, यानी फिजिकल जो चेंजेस है उसको भी कवर करने वाला चाहिए एंड डेवलपमेंटल सिम्टम्स जो है उसको भी कवर करने वाला चाहिए। तो इस तरह से इसको हम लोग होम्योपैथी के साथ जोड़ देंगे। अभी लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ जाती हूँ जो है कि ये जो सारे थेरीज है, क्या इनका कुछ यूटिलाइजेशन अडल्ट केस टेकिंग में भी होता है क्या। श्योरली अडल्ट केस टेकिंग में भी ये सारी डेवलपमेंटल थेरीज जो है उनका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। जैसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल या साइकोसोमैटिक पैटर्न्स अगर नजर आते हैं तो वो साइकोसोमैटिक पैटर्न्स या इमोशनल जो डिस्टरबेंसेस है वो अक्सर अनरिजॉल्व चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेज जो है उसकी वजह से होते हैं। यानी चाइल्डहुड में अगर कोई डेवलपमेंटल स्टेज है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है तो उसकी वजह से करंट लाइफ जो है उसमें ऐसे सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं। डेवलपमेंटल थ्योरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थ्योरीज हमको स्पॉट रूट कॉज जो है वहां तक लेके जाती है। किसी भी डिजीज का रूट कॉज क्या रहेगा वहां तक जाने के लिए ये जो थ्योरीज है वो हमको हेल्प करते हैं इन इवन इन अडल्ट केस टेकिंग। तो आपको अडल्ट के प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो है या प्रेजेंट सिम्टम्स जो है उनको मैच करना पड़ेगा बैक जो डेवलपमेंटल बैकग्राउंड है उसके साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे जीन पैजेट्स जो है, जीन पैजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरीज की अगर हम लोग बात करेंगे, चाइल्डहुड डिलेड या फिक्सेशन अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो अडल्ट जो है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि डिफिकल्टीज इन रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जो है वो इनमें कम पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अडल्ट विथ पुअर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अगर चाइल्डहुड फिक्सेशन नहीं हुआ है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बहुत ही पुअर रहेगा। ऐसे वाले पर्सन ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर पीपल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। जैसे एग्जांपल बराइटा काप जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन दूसरों के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसका पुअर रहेगा। या फिर ओवर इमेजिनेटिव ऐसे लोग हो सकते हैं। अलग अलग तरह के फियर्स जो है, फोबियाज जो है वो इनमें हो सकते हैं। विविड काइंड ऑफ फियर्स जो है वो स्टिल चाइल्डहुड से अब तक उनके रहेंगे। एग्जाम्पल स्ट्रैमोमियम है, मेडोराइनम है। ये रेमेडीज में आपको विविड फियर्स जो है वो नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एरिक एरिसन मेथड जो है उसके बारे में, तो एरिक एरिक्सन मेथड जो है उसमें भी आप देख सकते हैं अनरिजॉल्व स्टेज अगर रहा चाइल्डहुड में, ये कन्फ्लिक्ट जो है वो अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, जैसे ट्रस्ट या मिसट्रस्ट फेलियर अगर रहा, तो ऐसे इंडिविजुअल्स अक्सर सस्पिशियस ज्यादा हो जाते हैं, इनसिक्योर अडल्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हायोसाइमस है या फिर लैकोसिस है, इनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बचपन में उनका ट्रस्ट या मिसट्रस्ट वाला जो स्टेज है वो अगर प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ है तो, या फिर अगर
ऑटोनॉमी या शेम वाला डाउट एंड फेलियर फेलियर रहा, ये स्टेज अगर फेलियर रहा, तो ऐसे वाले इंडिविजुअल अडल्ट जो है वो अक्सर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, या फिर बहुत ही ज्यादा टिमिड बन जाते हैं, जैसे पल्सिटिला है, सिलिशिया है, इस तरह से ये बन जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी फेलियर, ये वाला स्टेज अगर फेलियर रहा, यानी ये वाले स्टेज में अगर प्रॉपर जो भी कंफ्लिक्ट है उसका रिजॉल्व नहीं किया गया, तो लो सेल्फ वर्थ इन लोगों में रहता है, एंजाइटी इन परफॉर्मेंस जो है वो इन लोगों में रहता है। ये आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोरस सॉरी कल्केरिया फॉस या सिलिशिया जैसे रेमेडीज के अंदर। नेक्स्ट, जो बॉवेल बे अटैचमेंट थ्योरी है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये वाले अटैचमेंट थ्योरी में अडल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अडल्ट में अगर अर्ली इनसिक्योर अटैचमेंट्स अगर रहे होंगे, तो अडल्ट जो है वो उसमें रिलेशनशिप इश्यूज जो है या इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जैसे फियर ऑफ अबंडनमेंट जो है वो इन लोगों में आएगा, या फिर नीड फॉर रीएश्योरेंस जो है वो फॉस्फोरस में जैसा हमको मिलता है वैसा इनमें नजर आएगा, कि इनको हर बार रिलेशनशिप में रीएश्योरेंस जो है वो चाहिए। अवॉइडेंट या इमोशनली डिटैचमेंट जो है वो नजर आएगी, जैसे नाइट्रामूर में है। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया था, इसलिए अब ये सिम्टम्स जो है उनके अडल्टहुड में भी नजर आते हैं। प्रैक्टिकल बात करेंगे प्रैक्टिकल अडल्ट केस टेकिंग के बारे में, तो इसका यूज क्या होगा अडल्ट केस टेकिंग में, प्रैक्टिकल टिप्स क्या रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है उसका फैमिली के साथ रिलेशनशिप, यानी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में भी, इवन दो वी आर टेकिंग अडल्ट केस टेकिंग, फिर भी हमको उसके चाइल्डहुड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है। फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप था, कुछ फियर्स थे, कुछ फोबियाज थे, या स्कूल बिहेवियर उनका किस तरह से था। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंट जो सिनारियो है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसको आप लिंक कर सकते हैं प्रेजेंट कंप्लेन के साथ, और फिर ढूंढ सकते हैं कि कोई डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है क्या चाइल्डहुड में। तो इस तरह के जैसे आपको देखना है कि कुछ ट्रेड्स जो है वो अभी भी प्रेजेंट है क्या, जैसे टिमिडिटी है। टिमिडिटी ये अगर चाइल्ड एज में है तो ठीक है, लेकिन क्या ये टिमिडिटी अडल्ट एज में भी कंटिन्यूअस है? या फिर जैसे ऑब्स्टिनेंसी है, ऑब्स्टिनेंसी चाइल्डहुड में एक स्टेज में ठीक है, लेकिन क्या ये ऑब्स्टिनेंसी अडल्टहुड में भी कंटिन्यूअस है? या फिर डिपेंडेंसी, चाइल्डहुड में डिपेंडेंस होना या केयर गिवर जो है उनका नीड होना, ये इसेंशियल है। लेकिन क्या ये अडल्टहुड में जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तब भी ये सेम सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो कन्फ्लिक्ट है जो वहां पे रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसको रिजॉल्व होने की जरूरत है। तो आपको ऐसे रेमेडी का सिलेक्शन करना है जो उनके पास्ट वाला जो पैटर्न था उसको भी कवर करे, और उसका उनका प्रेजेंट वाला जो सीन है या प्रेजेंट वाला जो उनका कंप्लेंट्स है उसको भी कवर करे। और इन दोनों चीजों को कवर करके आपको जो भी रेमेडी है उसको प्रिस्क्राइब करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी, ये पूरा था डेवलपमेंटल थियरीज अलग अलग जो है उनके बारे में। और डेवलपमेंटल थियरीज जो है उनका पीडियाट्रिक केस टेकिंग में क्या रोल रहेगा, अडल्ट केस टेकिंग में क्या रोल रहेगा, अलग अलग थियरीज जो है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं दोनों भी केस टेकिंग में, और उनकी वजह से किस तरह से सिम्टम्स जो है उनका ओरिजिन रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइबिंग करने के लिए हमको किस तरह से यूज होगा। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करूंगी मुझे यहाँ पे बोलने का या ये सेमिनार प्रेजेंट करने का जो अवसर दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सहानी सर का भी, कि सर ने मुझे यहाँ पे ये सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए एक संधि उपलब्ध कर दी थी। ओके।
ओके, डॉक्टर प्रतिभा ने बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया मैम। साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज आपने, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज से जो आपने बताया कि क्या क्या अलग थ्योरीज होते हैं, तो आपने एक तरीके से जो साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, जो होम्योपैथी में ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं अपनी केस के टेकिंग में, उसका साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज एज अ साइकोलॉजी की सब्जेक्ट है, उसको आपने उसके साथ इंटीग्रेट किया। और यही आगे फ्यूचर की मांग भी है कि हम साइकोलॉजी को एज अ फुल टाइम एज अ कोर्स जो हम कहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी। तो हमें पूरा इंटीग्रेशन जो अगर हम कर सकें इस चीज का अपने कोर्सेज में, अपने करिकुलम में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दैट विल हेल्प, वो हेल्प करेगा हमें और अच्छा होम्योपैथ बनने में। आशा करती हूँ आप भी इस बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी। तो आपने प्रैक्टिकली भी बताया कि कैसे आप पीडियाट्रिक केस टेकिंग में आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, और अडल्ट केस टेकिंग में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर रूपाली जोड आपके लिए बोल रही है। नाइस सेशन मैम, थैंक यू। तो अप्रिसिएशन भी आया है मैम, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये जो थ्योरीज हैं आज की डेट में, जो हम अलग अलग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा, जैसे कि हम देख रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म, एडीएचडी, उन केसेस में दिस ये जो अप्रोच है ये जरूर हेल्प करती है हमें आगे बढ़ने में। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का भी एक अपना रोल रहता है इन सब होम्योपैथिक अप्रोच को लेने में, उसको डायग्नोस करने में, और फिर अल्टीमेटली मेडिसिन सेलेक्ट करने में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर प्रतिभा से, तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं। नेहा जी। डॉक्टर साहनी ने भी ज्वाइन कर लिया सर। हाँ जी सर। मैं देख रहा था, मैं तो हाँ पंकज जी। के मोबाइल से सुन रहा था सब। थोड़ा हाँ जी सा सर। दिन में थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और दोनों काम कर बिल्कुल लेते सर, बिल्कुल सर, आपने कॉल भी किया था सर, सॉरी मैं उठा नहीं पाई, हैं। मैं नहीं, थोड़ा कहीं बिजी हो गई। मैं हाँ जी। मुझे ये है कि कहना था कि इसके पहले कि मैं कोई क्वेश्चंस करूं और कुछ बात करूं, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देने हैं और अनाउंसमेंट करने हैं। कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोगों का 5 साल पूरा हो गया। एक लंबी यात्रा हम लोगों ने पूरा तय किया है, 5 साल का। 1800 दिन हम लोगों ने इंटरप्टेड कवर कर लिया है। और आज हम लोग इस मुकाम पर हैं कि हम लोग अपने आप को एक ऐतिहासिक और क्या कहते हैं, इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशंस के दौर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल चाहूँगा, सर। हाँ, मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हम लोगों ने एक आयोजन किया है कोचीन में 28 सितंबर को। 28 सितंबर को ताज होटल में, वहाँ पर ये बहुत बड़ा आयोजन है। एक मीट होगा, गेट टुगेदर होगा, एक दिन का है। और अभी हम लोगों को तत्काल आयुष मिनिस्टर जो हैं, अभी प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर, उनसे भी सहमति मिल चुकी है, लेकिन उनका कंफर्मेशन अभी लेटर हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन सहमति मिल चुकी है। तो उनके भी आने की संभावना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आएंगे, और विदेशों से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आने की संभावना है। हम लोग आए, हम लोग लेक्चर्स का वहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम लोग एक मिले और देखें कि वास्तव में ये IFPH फोरम क्या है। और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत डेलीगेशन फी जो है सो बहुत ही कम रखा गया है, 3000 रुपया 5 स्टार होटल में, जो कि काफ़ी सारे चीज लंच वगैरह के साथ में है। तो आप लोग सभी को इसमें भाग लीजिए। एक अच्छा अवसर है सभी को मिलने का, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने का, साथ में IFPH को और भी नज़दीक से जानने का। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, खास करके अपने स्पीकर से। नेहा जी तो इस पार्ट हैं इसके, हमेशा मीटिंग में रह रही हैं, इसको प्लानिंग ये सब मोड में हैं। तो लेकिन सभी लोग, मैं उन लोगों को, ऑडियंस को भी कहूँगा कि ये करें। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से आग्रह है कि हम लोग इसको सफल बनाने का प्रयास करें। और इसके बाद में आज का हमारे मेहमान जो हैं, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा जी, आपने एक बड़ा अच्छा आयाम दिया है, और मुझे लगता है कि इस आयाम को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ही उत्तम होगा। खास करके क्या होता है कि जब तक आपका सेंसिटिविटी नहीं हो, जब आपका लगाव नहीं हो, आपका होम्योपैथी के प्रति
रुचि नहीं हो तो ये आपके भावना को लोग समझेंगे नहीं। होम्योपैथी के लिए एक डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेडिकेशन वर्ड जो है सो कहने का मतलब केवल बोलने से कि मैं डेडिकेटेड हूँ होम्योपैथ नहीं होता, ये दिल की बात होती है, आत्मा की बात होती है, अंतरात्मा की बात होती है। तो इसको करने के लिए आपने जो प्रारूप दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रहा था साइलेंटली, लेकिन इसको अपनाने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है, अपने प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। बहुत समय में ये सवाल किया जाता रहा है मुझ लोगों से, खास करके मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था जूनियर स्टूडेंट्स को, सर हम लोगों को वाइटल प्रिंसिपल क्यों पढ़ाते हो सर? वाइटल प्रिंसिपल पढ़ के क्या हमको पंडित जी बनना है? कोई महात्मा गुनी बनना है? हम तो डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। ऐसे सवाल किए जाते हैं। उनका सवाल भी बहुत वाजिब है, क्योंकि हमने मैंने कल या परसों मैंने दिया था स्पिरिचुअलिटी का। आज मैं एक आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो ईश्वर की चाहत यही होती है कि आपको जिसके लिए आप आए हो उसके लिए आपका समर्पण हो, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, होम्योपैथी के में अपना जीवन दान किया है, मैं कहूँगा दान किया है, जीवन दान किया है। तो दान का मतलब ये नहीं होता है कि आप दे दिए, सर्टिफिकेट ले लिए और इससे आपको कुछ मिले। आप क्या दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या रोल है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको देखने का हम लोगों को जरूरत है। तो प्रतिभा जी के माध्यम से हम लोगों ने आज बहुत अच्छा मैसेज को देखने का हम लोगों को मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि नेहा जी मेरी बात से सहमत होंगी, और लोग भी सहमत बिल्कुल सर। होंगे। ऐसे ऐसे के लिए, और इस फोरम का भी उद्देश्य यही है। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग आपसी ये ना करके हम एक उसको सुने, और उसको लंबे इतने समय से लेक्चर होता चला रहा है, कितने परसेंट हम इससे कुछ लेके जा रहे हैं, है ना? और उस ले करके जा रहे हैं, उसका कितना हम आउटपुट दे रहे हैं। खाली लेना जरूरी नहीं है, उसका आउटपुट भी देना जरूरी है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये तो आदान प्रदान का जीवन है, और इसको लेकर के चलना हम लोगों को जरूरी है। तो मैं समझ सर कि आप हमको यहाँ शांत होने के लिए कहिएगा, क्योंकि समय हाँ पूरा हो जी। गया है। तो जी सर, मैं यहाँ पे एक सिर्फ चीज बोलना चाहूंगी कि होम्योपैथी जब मैंने पढ़ा और साइकोलॉजी के बारे में जाना, उसके बाद सर मैंने एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया मेरा। और वो कंप्लीट करने के बाद, उसका नॉलेज लेने के बाद मुझे पता चला कि होम्योपैथी में जितना भी दिया हुआ है वो साइकोलॉजी से मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। तो ये जब हम लोग किसी हमारे फील्ड से नहीं, होम्योपैथी के अलावा जब आयुर्वेद या एलोपैथी के किसी डॉक्टर से हम लोग जब बात करते हैं, तब हमको उनको ये एक्सप्लेन करते वक्त भी इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए मैंने बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा। और आपको ये आभास हो चुका है, आपने इसको अनुभव किया है। आगे आइए और भी लेक्चर्स में शामिल होते रहिए हम लोगों के साथ में। हम जी लोग सर, की थैंक यू। एक मिनट हम लोग एक्सीड कर गए हैं। तो मैं नेहा जी से कहूंगा कि अब सेशन डॉक्टर बिंदु राज को यस। ट्रांसफर हाँ जी करेंगे। सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज को। धन्यवाद। थैंक यू।